Hello students, very good morning. Welcome to my Prep AG channel. In this video session we are going to discuss the Bohr's atomic model. Okay, so let us start. Bohr's atomic model. It is applicable for hydrogen and hydrogen-like species. देखो एक्चुअली क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, जो रदरफोर्ड में डिफिकल्टीज, रदरफोर्ड में जो डिमेरिट्स आए उनको रिमूव करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस शुरू से ही थे, और लिमिटेशन क्या था कि ये वैलिड था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, यानी कि वो एटम्स जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे वैलिड होता है। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज लिया है हीलियम प्लस, यानी कि हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, हीलियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम +2, इट मीन्स दैट लिथियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो गए हैं। अगर बेरिलियम की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाइड्रोजन लाइक एटम होगा। अगर सोडियम की बात करें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तब जाकर के इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज बनेगा। तो यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन था कि जो एटम्स हैं वो क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज करें तो उनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दैट मीन्स द बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड ओनली ऑन दोज स्पेसीज which have one electron, that means it is either hydrogen or hydrogen like species. Now the postulates of the Bohr's atomic model. The first one, nucleus lies at the center of the atom and neutron and protons lies in it. That means the atom contains nucleus at its center and the neutrons and protons present in the nucleus of the atom. It was the first postulate. यानी इसके अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूक्लियस जो है वो ठीक सेंटर में है एटम के, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यहीं पे अवेलेबल है। द नेक्स्ट पोस्टुलेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्फेरिकल पाथ, दिस पाथ आर एक्चुअली सर्कुलर एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, orbit. They are known as what, orbit. That means the nucleus, and around the nucleus there is orbit where the electrons revolve around the nucleus. तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, और रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, the energy of the electron, the next postulate, the energy of the electron in a given orbit is fixed. It means that the orbital energy, that means the energy of the orbit is fixed, and the electron revolve in the given orbit with a fixed energy, and this is known as what, energy levels. So orbit also known as what, it is also known as orbit or energy level. The next, nuclear force of attraction on electron is balanced by centrifugal force. Actually, nucleus contains positive charge, that is proton, and around the nucleus electrons revolve in a given orbit. So here positively charged and negatively charged electrons, positively charged proton can attract the negatively charged electron by a force of attraction, but the electrons revolve around and it has tendency to go outside by the force known as centrifugal force, and so these two forces balance each other, so the electron revolves in the orbit. That means the centrifugal force and the force of attraction by the nucleus, by the protons which is present in the nucleus, actually balances each other, and so the electrons revolve in the given orbit. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स अवेलेबल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और
इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल करता है। तो कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये वेरी हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको टेंडेंसी है कि ये ऑर्बिट से बाहर चला जाए। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, लेकिन इस फोर्स को क्या कर रहा है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है वो, और इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसको बाहर भेज रहा है वो, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ये फिक्स रहेगा, ये अंदर या फिर बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। नेक्स्ट, electrons revolve only in those orbit in which the angular momentum is the multiple of h upon 2 pi. It is h upon 2 pi. Actually angular momentum is mvr. आप इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे। mvr is known as what? It is called angular momentum. And angular momentum of the electron in a given orbit is equals to the multiple of multiple of h upon 2 pi, where n is the number of orbit. It is first, the value of n is 1 when it is in first orbit, it is 2 in second orbit, it is 3 in third orbit. तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का फिक्स होगा, ये उसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा जो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का, यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये आपको फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसके लिए ये वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। अगर ऑर्बिटल में ये h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल नहीं होगा mvr, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन आता है mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, where n is what? N is the number of orbit. It is 1 2 3 4 5 6 etc. Okay, so these are the postulation for the what? Bohr's atomic model. Okay, तो पहले आप इनको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। Now the next, the angular momentum which is defined as mvr, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। the angular momentum of any body is equals to its mass into its velocity into its radius. That means when they move on a circular path, then it is the r radius, that means the distance from the center to the its circumference. Okay, so it is mv into r, and according to Bohr's it is equals to what, mvr equals to h upon 2 pi into m. That means electrons revolve only in those orbitals for which the value of angular momentum is multiple of n into h upon 2 pi. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जब भी होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6. That means electron moves, revolves only in those orbitals where the value of angular momentum equals to integral multiple of h upon 2 pi or the multiple of h upon 2 pi. तो यहाँ पे ये चीज़ आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट, व्हेन an electron jumps from lower energy level
lower energy level, that is from lower orbit to higher energy level, energy is absorbed, and when the electron jumps from higher orbit to lower orbit, energy is released. That means the jump of electron can only takes place at the cost of energy. If the electron jumps from a lower orbit to the higher orbit, it absorbs energy. And when the same electron jump from the higher level to a lower level, it loses energy, and it is equal to the difference between these two energy levels. The lost amount of energy is equal to what? The difference of the energy levels of the two given orbit और two given energy level. अगर हम लोग यहाँ कंसिडर करें कि ये हमारा E1 है और यहाँ पे सॉरी E1 और इसको क्या कर दो E2 कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 और ये क्या होगा डेल्टा E और ये क्या होगा इट इज़ व्हाट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी. And if here it is E initial, rather यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए E2 और फिर इसको कंसिडर कर लीजिए E1, तो यहाँ से भी क्या होगा E2 माइनस E1. अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया रिलीज्ड एनर्जी. और ये दोनों के दोनों जो एनर्जी पैटर्न है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पे ये पोस्टुलेट्स थे बोर एटॉमिक मॉडल्स के, जिसके अकॉर्डिंग ये सारा डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए. फिर हम लोग सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल्स. एक्चुअली बोर ने क्या किया, अपने इस एटॉमिक मॉडल के हेल्प से इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस फाइंड किया, उसकी एनर्जी लेवल को फाइंड किया, उसके वेलोसिटी को फाइंड किया, टाइम पीरियड को फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया. तो बोर्स ने इन सारी चीज़ों को क्या किया, कैलकुलेट किया. ओके, तो हम लोग इन सब को इनके फॉर्मूला के थ्रू सीखेंगे और कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए इनको नोट कर लीजिए. नाउ application of Bohr's atomic model. Application of Bohr's atomic model. Okay, so first we calculate what? Calculation of radius of the atom. So let us consider here the nucleus and the electron revolve in orbit. We consider it as the nth orbit.
You may also consider first, but here we consider nth orbit. So the radius is Rn. Okay, here a single electron revolves, and so in the nucleus we consider the charge of the nucleus. As we know, the charge on proton and the charge on electrons are equal in magnitude. So here we can consider Z, the atomic number which represents the what? Number of protons, and E, that means Z into E represents the charge on, rather net charge on protons. Okay, so according to electrostatic force of attraction, the force of attraction is what? It is a constant K into charge of the one electron, E into charge inside the nucleus, it is Z into E, upon the distance Rn, that is a square of the distance. एक्चुअली आप इसे फिजिक्स में सीखेंगे तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक्चुअली ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये हो गया एफ के, तो यहाँ से वैल्यू होता है एफ द फोर्स इक्वल्स टू के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर. ओके, नाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव विद अ फोर्स, it is centrifugal force, and it is equals to what? mv square upon r. We considered it also as Rn nth orbit. Okay, according to the postulation of the Bohr's, the force of the attraction is balanced by the force of the attraction of the nucleus is balanced by what? The centrifugal force. So these two forces are equal, so we can write k z e square upon r n square equals to mv square upon rn. So it is, now it is what? Rn, so it is equals to k z e square upon Rn equals to m into v square. Now from the next postulation, the angular momentum, that is mvr, we considered nth orbit, so it is Rn equals to n the nth orbit into h upon 2 pi. So here we can find the value of velocity v equals to n into h upon 2 pi into m into Rn. Now we can put the value of velocity here, equation 1, equation 2. So from 1 and 2 we can put the value of velocity in the given equation. So here it is k z e square upon Rn equals to m into, this get squared nh upon 2 pi into m into Rn to the power 2. So on solving we can find the value of r, the nth orbit, equals to, it is n square h square upon 4 pi square, it is m and m square got cancelled, so remaining m into k z e square. Now see here, the only two terms n square and z are variable, remaining all terms are what? These are constant. On the putting the value of constant, that is h, what? Planck's constant, m mass of electrons, pi value 3.14, e the charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb,
K the value constant, and in CGS unit we considered it as 1. So on solving we find the value of what? Rn, and it is equals to what? N square upon z into the value of this all constant becomes equals to 0.529 into 10 to the power minus 10 meter, or it is n square upon z into 0.529 angstrom. This is the value of Rn. तो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करके जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है? Rn द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z इंटू ई स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो z और n जो है यही दो टर्म हैं जो वेरिएबल हैं, इनके वैल्यू 1 2 3 4 होंगे. z जो है हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, ऐसे हमारा एटॉमिक नंबर होगा. लेकिन h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है. तो इन सब का जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है ये वैल्यू देता है. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए. ओके, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, बाकी सारा नेक्स्ट वीडियो सेशन में. थैंक यू.